वालेकुम अस्सलाम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं सुना है? कैन आई सी शो ऑफ हैंड्स? ओके, सो दैट मीन्स बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ सुना हुआ है। ओके, मैं कोशिश करके इस मुख्तसर टाइम में हम लोग इंशाल्लाह ताला मगरिब पे एक ब्रेक लेंगे, और मैं अभी आपके सामने जो चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बेसिकली मेरी NLP का जो बेसिक कोर्स होता है प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कहलाती है, जो कि 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपके सामने उसका एक इंतहाई मुख्तसर सा खाका रख रहा हूँ। आज के सेशन को इस तरह से समझें, जब आप किसी आइसक्रीम की दुकान पे जाते हैं और उन्होंने कहा जी हमारे पास ये 72 फ्लेवर्स हैं, अब वो 72 फ्लेवर्स में से आपको छोटे छोटे चमचे चंद फ्लेवर्स के कराते हैं, तो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि आइसक्रीम किस क्वालिटी की होती है, कितने डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, मगर आपको तमाम फ्लेवर्स का अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो ऐन मुमकिन है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपके जहनों में कुछ सवालात हों जिनके जवाबात आपको महसूस हो कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे नहीं मिल सके, और मैं लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि जिस हद तक हो सके आप लोगों के जहनों में जो सवालात हों उनके जवाबात मैं देता रहूँ। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आए आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, लैंग्वेज की कोई क़ैद नहीं है। मैं उर्दू मीडियम स्कूल्स से सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, चटाइयों पे बैठ के पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी आगे फर्दर एजुकेशन हुई वो अंग्रेज़ी में हुई, तो ज़बान मेरी अंग्रेज़ी के ऊपर ज़्यादा टेलर हो गई है, तो अचानक ज़बान स्लिप करके अंग्रेज़ी में चली जाती है और कभी उर्दू में। सो आप अगर उर्दू में सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उर्दू में जवाब दूँ, और अंग्रेज़ी में करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अंग्रेज़ी में जवाब दूँगा। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मुख्तसरन, न्यूरो से मुराद है हमारा नर्वस सिस्टम। आपके मेरे जहन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे 5 सेंसेस पे, जैसे हम हवासे खमसा कहते हैं, ठीक है, क्या क्या है हमारे हवासे खमसा में? देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, चखना, ये 5 हमारे पास सेंसेस हैं जिसके ज़रिए हमारे ब्रेन को सारी इन्फॉर्मेशन, अब उस इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक़ चाहे आपके मेरे माजी से हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो हम मुस्तक़बिल के बारे में सोचते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो इस वक्त हमारे जहन को जा रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन 5 सेंसेस के ज़रिए हमारे ब्रेन्स को जा रही है। लिंग्विस्टिक की जब हम बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक से हमारी मुराद होती है यहाँ पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है वर्बल यानी कि अल्फाज, दूसरा होता है नॉन वर्बल यानी कि उन अल्फाज को हम किस तरह अदा कर रहे हैं। ओके, नॉन वर्बल में फिर मज़ीद 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा लहजा और दूसरा आता है हम अपनी बॉडी को, अपनी फिजियोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि अल्फाजों का हमारे जहन के ऊपर क्या असर होता है। और प्रोग्रामिंग से हमारी मुराद हमारे अंदर पैदा होने वाले वो रवैये जिसके ज़रिए हम जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं या रोज़ाना जो भी हम मुख्तलिफ़ रवैये अपने अंदर पैदा करते हैं। सो बिल्कुल आसान मुख्तसर तरीन डेफिनेशन NLP की जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये कि ये एक ऐसी साइंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं और ये जानते हैं कि हमारे जहन में किस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस होकर हमारे अंदर मुख्तलिफ़ एहसासात, मुख्तलिफ़ रवैये पैदा हो रहे हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम किस तरह से अपने किसी भी रवैये को तब्दील कर सकते हैं। ओके, हमारे जहन में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मगर हर प्रोग्राम जो हमारे जहन में चल रहा है वो अच्छा नहीं है। ओके, बहुत सारे हमारे जहनों में प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में रोकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई काम करना चाहते हैं मगर जहन में एक आवाज़ है इंटरनली या एक एहसास है कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। हम काम ने अभी शुरू नहीं किया मगर एक प्रोग्राम हमारे जहन में एक्टिवेट हो गया और वो प्रोग्राम में कह रहे हैं नहीं तुम नहीं कर सकते।
होता है ऐसा? ओके जबकि हम जानते हैं कि जहां उस काम को करने के लिए जो सलाहियतें चाहिए हैं, जो स्किल्स चाहिए हैं, जो नॉलेज चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, इनफैक्ट मुझसे कम नॉलेज कम एक्सपीरियंस वाले लोग वो काम कर रहे हैं, मगर मेरे अंदर एक एहसास है मैं नहीं कर सकता। ओके सो आपके साथ एब्सोल्युटली देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद यू, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद यू। इट्स जस्ट कि आपके जहन में एक प्रोग्राम रन हो रहा है, वो प्रोग्राम आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस प्रोग्राम का ताल्लुक या इस चीज़ का ताल्लुक हमारी अपनी पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। मसलन किसी के जहन में हो कि जी मैं रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं बिल्ड कर सकता, या हमारी अपनी सेहत से भी हो सकता है। मसलन मौसम अब तब्दील हो रहा है तो लिहाजा मुझे फ़लानी बीमारी होगी, या इसका ताल्लुक हमारी परफॉर्मेंस से भी हो सकता है। मैं अपनी करियर में ग्रो नहीं कर सकता, मैं अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता, या इस किस्म की कोई भी दूसरी चीज़। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम स्टडी करते हैं कि इंसान के जहन में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये प्रोग्राम्स किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं, और वो प्रोग्राम्स जो कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हम उन प्रोग्राम्स को किस तरह से अनस्टॉल कर सकते हैं या चेंज या तब्दील कर सकते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है। अब जब वो वायरस आ जाता है तो वो हमारे कंप्यूटर में उल्टी सीधे चीज़ें करने लगता है, कभी इधर उसने कोई ईमेल भेज दी, कभी कोई दूसरी चीज़। अब वो वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह कभी कभी हम NLP में कहते हैं कि थॉट वायरसेस आ जाते हैं। अब वो थॉट वायरसेस जो हैं वो हमारे जहन में मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं। सो NLP के अंदर एक चीज़ तो हम ये करते हैं कि किसी भी किस्म की लिमिटेशंस जो हम अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। दूसरा NLP का जो प्रॉमिस है वो ये है कि अगर कोई एक शख्स एक काम कर सकता है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो ये काम कैसे कर रहा है, और जो सीखना चाहे हम उसको सिखा सकते हैं। और ये चीज़ NLP का कोर या NLP की बुनियाद है। इसको हम NLP में मॉडलिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, हमने कहा जी रेहान भाई जो है ही इज़ रियली गुड व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन। ओके नाउ अब मैं से यार मैं भी चाहता हूँ, मैं अब नया नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं रेहान भाई से इंस्पायर हो गया कि जी मैं भी चाहता हूँ एक अच्छा नेगोशिएटर बन सकूँ। अब जाके जब रेहान भाई से पूछा तो रेहान भाई ने कहा जी मैं तो ये 20 साल से ही काम कर रहा हूँ। लाइक बिकॉज बार बार कर करके एक रेहान भाई का एक पैटर्न, एक सोच का, एक काम करने का तरीका डेवलप हो चुका है। एंड ही मे नॉट बी कॉन्शियसली अवेयर कि क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ये लाशऊरी तौर पे इनके साथ हो रहा है। ओके जैसे आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं या जो बाइक्स चलाते हैं, आज अगर आप बाइक चला रहे हैं कर्से से, आपसे पूछा जाए गाड़ी कैसे चलती है, बाइक कैसे चलती है, तो आप क्या बताएंगे? यार बस किक मारी हूँ, गियर डाला, ये छोड़ा, देखो चल गई, राइट? बट इज दिस हाउ इट वर्क फर्स्ट है? नहीं। जब फर्स्ट टाइम किया था तो क्या हुआ था? झटका खाया होगा। ओके लेकिन आज आप सब मोबाइल के ऊपर SMS करते रहते हैं। मैं देखता हूँ बच्चों में वो बात कर ओके वो उंगलियां ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं। कि जब फर्स्ट टाइम SMS भेजा था उंगलियां ऐसे चल रही थी। ओके तो आज क्या हुआ, ये क्या फ़र्क पड़ा है वहाँ से जब आपने पहली बार यूं करके देख रहे थे और यहाँ तक पहुँच, क्या फ़र्क पड़ा है? क्या चीज़ है दैट इज़ मेकिंग दैट डिफरेंस? ओके आपने एक काम रिपीटेटिवली किया है, उस रिपीटिशन की वजह से आपके जहन ने उस चीज़ को इतनी ज़्यादा सीख लिया है कि आज आपको उसके लिए कॉन्शियसली सोचने नहीं पड़ता, और आपका जो लाशऊर जहन है उस चीज़ को, उस सलाहियत को टेक ओवर कर चुका है। ठीक है सो अब हमने कहा जी रेहान भाई इज़ अ वेरी गुड निगोशिएटर और अ वेरी गुड मैनेजर और वेरी क्रिएटिव पर्सन और वॉट एवर। एक चीज़ किसी एक शख्स के अंदर है तो हम ये चीज़ समझते हैं कि रेहान भाई के जहन में जो अल्लाह ने सलाहियतें, जो रिसोर्सेज दिए हैं वो आपको और मुझको भी दिए हैं। ओके वो रिसोर्सेज जो रेहान भाई के पास हैं वो आप में और मुझ में भी हैं। बट वॉट मेक्स रेहान अल्लाह वाला रेहान अल्लाह वाला एंड कामरान सुल्तान? वाई इज कामरान सुल्तान नॉट एज गुड एज रेहान अल्लाह वाला एंड वॉट रेहान अल्लाह वाला डज अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस? What makes the difference is Rehan Allahwala has activated certain parts of his nervous system which Kamran Sultan has not. Do you understand? आपके पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास भी कंप्यूटर है। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर
वीडियो भी बना लेते हैं, आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप उस पर फेसबुक भी यूज़ कर लेते हैं, आप अकाउंट्स भी मेंटेन कर लेते हैं, आप ईमेल्स भी कर लेते हैं, आप उसके ऊपर गेम्स भी खेल लेते हैं। मगर मेरा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ईमेल ही कर पाता हूँ। ओके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कोई वर्ड का कोई प्रोग्राम रन कर लेता हूँ। अब मैं आपके पास आकर पूछता हूँ कि यार ये तुम इतने सारे जो काम कर रहे हो ये कैसे हो रहा है? तुम्हारा भी वही कंप्यूटर है, सेम हार्डवेयर, सेम कॉन्फ़िगरेशन, मेरे पास भी वही कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाउ कम यू आर यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई एम नॉट? तो आप कहते हैं जी कामरान भाई ये मेरे पास जो कंप्यूटर है हमारा हार्डवेयर तो बिल्कुल सेम है, मगर फ़र्क ये है कि मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर्स की वजह से प्रोग्राम डिफरेंट चल रहा है, इस वजह से तुम्हारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिफरेंस है। तो मैं तुमसे कहता हूँ यार भाई मुझे वो सीडी दे दो। मैंने आपसे वो सीडी ली या यूएसबी ली और जाकर मैंने अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल किया। अब मैं भी अपने कंप्यूटर के अंदर वो तमाम चीज़ें जो आप कर रहे थे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर हम दोनों का सेम था, फ़र्क क्या था कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे थे, जो प्रोग्राम्स आप रन कर रहे थे, वो प्रोग्राम्स मैं रन नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं वो प्रोग्राम्स रन करूंगा तो आपके कंप्यूटर में आपका डेटा होगा ना, मगर मेरे कंप्यूटर में मेरा डेटा होगा। अगर आप प्रेजेंटेशन कोई बना रहे हैं तो वो आपका उसमें कंटेंट होगा, जो मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा उसमें मेरा कंटेंट होगा। लेकिन कंटेंट एक तरफ, जो प्रोग्राम हम अब सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं वो सेम होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो हमने कहा जी रेहान भाई इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग विद हिज क्लाइंट्स। मैं अब, और रेहान भाई अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक डिफरेंट चीज के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, बट मेरा जो एरिया ऑफ नेगोशिएशन है वो एक डिफरेंट चीज के अंदर है। सो आई एम नाउ उनको मॉडल करते हुए NLP के ज़रिए, उनकी उन सलाहियतों को मॉडल करते हुए, जो प्रोग्राम वो रन कर रहे थे अपने जहन में, जब वो प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ तो उसी सलाहियत को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउ मॉडलिंग से हरगिज़ हमारा मकसद ये नहीं है कि जिसको हम मॉडल कर रहे हैं उसकी मैं एक पुअर कॉपी बन जाऊँ, बल्कि हमारा मकसद ये है कि मेरी जो सलाहियत मेरे अंदर है उस सलाहियत को मैं भरपूर तरीके से उजागर कर सकूँ। सो NLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें ये बताती है कि हम अपनी किसी भी सलाहियत को किस तरह से भरपूर तरीके से उजागर कर सकते हैं। इसीलिए NLP को टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सेलेंस कहा जाता है। ओके, वो काम अब रेहान भाई से मैंने पूछा जी आप कब से नेगोशिएट ये जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? जी मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ। अब क्या मुझे 20 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि मैं इतना अच्छा नेगोशिएटर बन सकूँ? Do I have to spend that much time and hoping कि 20 साल बाद मैं इतना ऐसा हो जाऊंगा, या मैं हसद करता रहूं, या मैं ये जानूं कि आज वो क्या कर रहे हैं। NLP हमें ऐसे स्पेसिफिक टूल्स, ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि कोई शख्स जो कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे शऊरी और लाशऊरी तौर पे वो कौन से प्रोग्राम्स रन कर रहा है। उन प्रोग्राम्स को हम एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर के अंदर रखते हुए अपने अंदर या किसी दूसरे शख्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये चीज़ NLP का कोर और ये चीज़ NLP में मॉडलिंग कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, कोई सवाल किसी के जहन में सो फार? ओके, NLP का अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको समझना चाहें, ये कहाँ से आई और कैसे आई, ये 1970s की बात है। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो मेरे ट्रेनर्स में से एक हैं, ये एक अर्ली 20s के अंदर का एक स्टूडेंट हुआ करते थे और उस वक्त का एक साइकोथेरेपिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज पर्ल्स। फ्रिट्ज पर्ल्स उन थेरेपिस्ट में से था जिनको लोग जादूगर, मैजिशियंस कंसीडर करते हैं। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाते और उनका कोई इलाज नहीं हो पाता, वो लोग जब फ्रिट्ज पर्ल्स के पास आते तो फ्रिट्ज पर्ल्स उनके साथ चंद सेशंस के अंदर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता। रिचर्ड बैंडलर एक कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट हुआ करता था और उसने उस ज़माने में
एक एडिटर के तौर पे काम कर रहा था एक पब्लिशिंग कंपनी में जो कि फ्रिट्ज पर्ल्स की किताबें पब्लिश कर रही थी। सो रिचर्ड बैंडलर ने फ्रिट्ज पर्ल्स की जब किताबों को एडिट करने के लिए उनको जब पढ़ना शुरू किया, सो ही स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी, और उसने फ्रिट्ज पर्ल्स के कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए, और उसने ये देखा कि फ्रिट्ज पर्ल्स जो है इसका जो लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ डील करने का तरीका है, उसमें कुछ बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ें ये कर रहा है। अब रिचर्ड बैंडलर ने कहा कि क्या हो कि जो ये कर रहा है अगर वो मैं करने लगूं, तो उसने उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये खड़ा कैसे होता है, बैठता कैसे, किस अंदाज में बात करता है, इसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव क्या होता है, वो तमाम चीज़ें जिसको आम तौर से हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं यार इसका स्टाइल है, मगर उसने उस स्टाइल को इंतहाई बारीकी के साथ ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन चीज़ों को डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में, आम ज़बान में मिमिकिंग कहते हैं। और उसने उसको कॉपी करते हुए इंटरेस्टिंगली फ्रिट्ज पर्ल्स को एज ए थेरेपिस्ट काम करते हुए 30 से 40 साल हो चुके थे, और रिचर्ड बैंडलर ने 3 महीने के अंदर उसको मॉडल करके वो रिजल्ट्स जो फ्रिट्ज पर्ल्स प्रोड्यूस कर रहा था, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 30 years, रिचर्ड बैंडलर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट्स इन 3 months. Accelerated learning. And he started claiming कि मैं किसी को भी मॉडल कर सकता हूँ, और उसने अपनी स्किल्स की डिमॉन्स्ट्रेशंस देना शुरू करी, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज में उसने अपनी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, डेमोस उसके अंदर वो दिया करता था। एक शख्स है जिसका नाम है जॉन रिंडर। जॉन रिंडर को रिचर्ड बैंडलर के बारे में जब पता चला, जॉन रिंडर एक उस ज़माने में प्रोफेसर हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था लिंग्विस्टिक्स का। लिंग्विस्टिक्स वो लोग होते हैं जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। okay, आपने देखा होगा डिक्शनरी वगैरह में प्रीफिक्स, और ये अगर PRE आए तो फिर इसका ये है, और ये इसकी रूट ये है लफ्ज़ की, ये सारे जो काम होते हैं। तो जॉन रिंडर ने रिचर्ड बैंडलर के बारे में जब इसको पता चला, तो उसने जाके उसको ऑब्जर्व किया, एंड उसने जाके रिचर्ड बैंडलर से कहा कि तुम मुझे अगर ये बताओ तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे कर रहे हो। और उन दोनों ने उस वक्त मिलके डिसाइडेड टू स्टडी सम ऑफ द बेस्ट थेरेपिस्ट ऑफ देयर टाइम। जिस शख्स को उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया वो एक औरत थी, और उस औरत का नाम था वर्जीनिया सैटर। वर्जीनिया सैटर जो थी, ये एक बेहतरीन फैमिली थेरेपिस्ट थी, और इसको इसकी फील्ड में एक जादूगर समझा जाता था कि वो पेशेंट्स, वो प्रॉब्लम्स जो दूसरे लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे, वही लोग जब इसके पास आते, वो चंद सेशंस के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती। वर्जीनिया सैटर को जब उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि वर्जीनिया सैटर अपनी कम्युनिकेशन में इंतहाई बारीकी, प्रिसिशन की तरफ जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स अपना कोई प्रॉब्लम बताता, किसी किस्म की, आपका कोई दोस्त फ़र्ज़ करो आके आपको बोले कि यार मुझे सुबह में उठकर घबराहट होती है, सो आप मज़राए हमदर्दी बहैसियत दोस्त आप क्या सवाल करेंगे? ओके, अगर आपसे कोई ये बोले कि मुझे मेरा बॉस जो है वो मुझे निकालना चाहता है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ओके, आप क्या बोलेंगे? CV मुझे दे दो, हमारे यहाँ भी कोई थिंक अबाउट इट बाय द वे, व्हाट विल यू से, रियली व्हाट विल यू से? राइट, क्या बात है, आप हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन गौर करो, जिस वक्त आपने ये सवाल किया क्या बात है, निकालना चाह रहा है, क्यों निकालना चाह रहा है, आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि आपका दोस्त जो समझ रहा है ये बात सच है। राइट, क्या मुमकिन है कि आपके दोस्त जो समझ रहा है बात दरअसल वो नहीं हो, कुछ और हो? हाँ, लेकिन आपने अगर उससे जब ये सवाल किया क्या बात है भाई, क्यों निकालना चाह रहा है, उसने कहा जी इसलिए निकालना चाह रहा है क्योंकि मैं फ़िक़ा X को बिलोंग करता हूँ, वो फ़िक़ा Y को करता है, या मैं X ज़बान बोलता हूँ, Y ज़बान बोलता है। ठीक है, अब और ये बात अगर आपके मिजाज को भी समझ में आती है, उसने कहा जी वो फ़िक़ा Y को बिलोंग करता है, हाँ यार ये साले होते ही ऐसे, ये क्यों? बिकॉज आपको पता है फ़िक़ा वाइज गलत,
हमारा जो फ़िक़ा है फ़िक़ा एक्स ठीक है, तो ये फ़िक़ा वाई वाला ये गलत है साला, राइट? ओके, मगर जिस वक्त हमने इस प्रेमिसेस के साथ, इस प्रेमाइस के साथ स्टार्ट किया, हमने पहली जगह पे, हमने पहली बात से ही गलत एक्सेप्ट कर लिया कि जो चीज़ हमारा दोस्त समझ रहा है वो सही समझ रहा है। ठीक है, एक आम कम्युनिकेटर, एक आम थेरेपिस्ट यही गलती करता है। वर्जीनिया सैटर के पास जब कोई शख्स आता और इस किस्म की बात करता कि मसलन फ़र्ज़ करोगे, कहता जी मेरा बॉस मुझे निकालना चाहता, तो वो पूछती तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता वो निकालना चाहता? जी वो मुझे कल मैं ऑफिस गया हूँ और मेरे ऊपर झाड़ना शुरू हो गया। ये तो झाड़ने का या डांटने का मतलब ये कैसे हो गया कि तुम्हें निकालना चाहता है? जाहिर है चीख रहा है तो निकालना ही चाहता होगा, बट चीखने का मतलब निकालना कहाँ से हो गया? ये भी तो मुमकिन है उसको टेंशन हो, बीगम से झगड़ा करके आया हुआ, इस वजह से उसका मूड खराब हो। There could be many possibilities. Do you understand? So जब रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रेंडर ने उसको स्टडी किया, they found कि वर्जीनिया सैटर जो है बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस करती है, और उन्होंने उसको मॉडल करते हुए एक कम्युनिकेशन का मॉडल डिज़ाइन किया जो कि प्रिसिशन कम्युनिकेशन मॉडल या मेटा मॉडल कहलाता है। मेटा मॉडल के अंदर आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी से लेने के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस सीखते हैं। हमारा जो जहन है उसे कॉन्स्टेंटली 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन की जा रही है, ये माहिर नफ्सियात कहते हैं। इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हुए मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस पंखे की आवाज़ सुन रहे हैं, इस एसी की आवाज़ सुन रहे हैं, इस कमरे के टेम्परेचर को महसूस कर रहे हैं, अपनी आंखों को झपका रहे हैं, आपकी सांस चल रही है, आप ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। आप जो ऑक्सीजन ले जा रहे हैं वो सारी ऑक्सीजन आपके बॉडी के एक एक खलिए को, एक एक सेल को पहुंच रही है। आपने जो खाना खाया है उसके लिए डाइजेशन हो रही है, उसके लिए डाइजेशन के लिए कई मुख्तलिफ केमिकल्स हैं आपके खाने में से, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो कुछ आपने खाया है वो तमाम चीज़ें मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को मुख्तलिफ अंदाज में जा रही हैं। उसका सारा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो भी साथ साथ बनता चला जा रहा है, और बेशुमार चीज़ें ऑटोमेटिकली, और ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली आपके नर्वस सिस्टम को जा रही है। अगर हम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो कुछ हो रहे हैं इसको हम कॉन्शियसली, इसके लिए हम अवेयरनेस के साथ करने लगे, तो हम सब में एक पागलपन पैदा हो जाएगा। एक सेकंड ज़रा मैं दिल धड़का लूँ। हाँ एक मिनट यार, मैं सांस ले लूँ फिर अभी बात करते हैं। हाँ एक खाना तो डाइजेस्ट करना भूल ही गया था, एक सेकेंड। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इन तमाम चीज़ों को करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जहन में कुछ सिस्टम्स रखे हैं। जो सिस्टम्स हमारे जहन में, जो प्रोसेसेस हमारे जहन में हो रहे हैं, उसमें से एक प्रोसेस होता है कि आने वाली इंफॉर्मेशन को हम कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट करते रहते हैं। ठीक है, मसलन जो लोग अभी देर से आए हैं, इनसे कोई ये पूछेंगे जी क्या हुआ अभी तक, तो आप में से हर एक शख्स मुख्तलिफ बात बताएगा, राइट? आप में से हर एक शख्स अपनी तरफ से 100% सच बोल रहा होगा, स्टिल आप लोग अलग अलग बात बताएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हर सुनने वाले ने जो कुछ अभी तक हुआ, जो कुछ मैंने कहा, उसको अपने अपने अंदाज से समझा और अपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट किया। तो इंफॉर्मेशन जो हमारे जहनों को आ रही होती है वो कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट हो रही होती है। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो ये प्रोसेसिंग है ये हम में से हर एक शख्स के साथ हो रही होती है, हम में से हर एक शख्स के। सो अगर फ़र्ज़ करो कि आपका अपना सगा भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपका शौहर हो, आपका कोई क्लाइंट हो, इट डजंट मैटर, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद एवरी ह्यूमन बीइंग। हम कोई बात कहते हैं और सुनने वाला उसको किसी और अंदाज से इंटरप्रेट करता है। होता है ऐसा हमारे साथ, क्यों? बिकॉज डिस्टॉर्शन का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टेंटली हमारे जहनों में हो रहा है। दूसरा जो प्रोसेस कॉन्स्टेंटली हमारे जहन में हो रहा है डिलीशन का, कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उसमें से कुछ चीज़ें रखते हैं और जो चीज़ें हमारी मतलब की हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हम डिलीट कर देते हैं। कभी गौर किया आपके घर में अगर आपने छोटे बच्चों के साथ आप ज़ोर ज़ोर से उसको आवाज़ देकर बुलाते रहें, ओके, वो लगा हुआ है अपने गेम में, ओके, आप चीख रहे हैं वो नहीं हिलता, और अब आहिस्ता तो नहीं यार आइसक्रीम खानी है किसी को, दिस इज व्हाट हैपेंस।
ओके, बिकॉज दे गेट एक्टिवेटेड इंस्टेंटली। ओके, उस वक्त सारा शोर, सारी चीज़ें सब साइड में हो जाती हैं, होता है ऐसा। ओके, डिलीशन के बाद जो एक और प्रोसेस हम कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। हम आने वाली इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टेंटली जनरलाइज कर रहे होते हैं। हम जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को, ज़िंदगी को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हम जनरलाइज करते हैं। और जनरलाइजेशन के अंदर मतलब एक एक्सपीरियंस हुआ हमें किसी एक चीज़ के साथ, एक शख्स के साथ, और हमने कहा सारे ऐसे ही होते हैं। ओके, किसी एक शख्स ने हमें धोखा दिया, हमने कहा सारे ऐसे होते हैं। किसी एक ने हमारे साथ चीटिंग करी, हमने कहा सारे चीटर होते हैं। किसी एक बच्चे को हमने शरीर देखा, हमने कहा सारे बच्चे शरीर होते हैं। इज़ इट रियली ट्रू? क्या सचमुच ऐसा होता है? लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम कहते हैं ये सारे ऐसे होते हैं। ओके, ये डिस्टॉर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन, ये तीन प्रोसेसेस हमारे जहन में कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। वर्जीनिया सैटर ने जो वो मॉडल जब वर्जीनिया सैटर को किया गया, तो देखा ये कि वर्जीनिया सैटर जो क्वेश्चंस करती है वो बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चंस के ज़रिए इंसान की कम्युनिकेशन में से डिस्टॉर्शंस, डिलीशंस और जनरलाइजेशंस को निकाल कर और बात की तह तक पहुंचती हैं। ओके, इंशाल्लाह अगर मौका हुआ तो मैं आपको मुख्तसरन ये मॉडल आगे बताऊंगा। वर्जीनिया सैटर के बाद उन्होंने और इसके ऊपर बाय द वे उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिन किताबों का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसके बाद उन्होंने जिस शख्स को स्टडी किया, जिसको मॉडल किया, उसका नाम था मिल्टन एच एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन जो था ये एक हिप्नोटिस्ट था, ये एक मेडिकल डॉक्टर था, जिसने 1920 से 1980 तक 60 साल में 30,000 से ज़ायद लोगों को हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म के ज़रिए ट्रीट किया था। ये दुनिया का बेहतरीन हिप्नोटिस्ट गुजरा है, जिसने 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स और किताबें लिखी हैं हिप्नोसिस के ऊपर। हिप्नोसिस के अंदर मिल्टन एरिक्सन का काम इतना वसी, इतना वास्ट है कि एक ब्रांच हिप्नोसिस की पूरी इसके काम के ऊपर बेस करती है, जो एरिक्सोनियन हिप्नोसिस कहलाती है। ओके, इससे पहले मैं आपको हिप्नोसिस के बारे में बताऊं, आप में से किस किस को पता है हिप्नोसिस हराम है? ओके, सो मैं पिछले 30 साल से हिप्नोसिस सीख रहा हूँ, पिछले 15 साल से सिखा रहा हूँ। ओके, सो मुझे ये हराम वाले लोग कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने पूछा था। ओके, दूसरों को हिप्नोटाइज करते हैं ना, हिप्नोटाइज करना हराम नहीं है? दूसरों को हिप्नोटाइज करना हराम नहीं है? या लेकिन एक्सप्लेन से पहले लोगों ने हराम का फतवा निकाला हुआ होता है, इस वजह से मैं आपको वो काशिफ भाई की क्लास में काशिफ भाई कुल्लू पाकिस्तानी मुफ्ती, आना मुफ्ती अंता मुफ्ती, कुल्लू पाकिस्तानी मुफ्ती। ओके, सो हम में से हर एक स्कॉलर भी है, हम में से सियासतदान भी है, हम में से हर एक जानते हैं, बस यूँ कर लें सब हालात सही हो जाएंगे। लाहौर में था तो मैं एक जगह से कहीं रिक्शा के अंदर मैं जा रहा था, तो रिक्शा वाला जो है मुझसे कहने सर सिर्फ पंजाब की पुलिस ठीक हो जाए सारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। उस बेचारे को पुलिस तंग करती है तो उसका प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब हम में से हर एक को जाएंगे, कोई सर में दर्द, पैरासीटामोल खा लो, मैं डॉक्टर भी हूँ मैं। ओके, आपको कोई मसला नहीं है, जो जिस चीज़ का आपको चाहिए हो, फतवा चाहिए हो किसी चीज़ में, मैं बोलूँ कि किस चीज़ पे चाहिए, क्यों फतवा भी देंगे, कोई नो इशू, एब्सोल्युटली कोई मतलब, दाढ़ी रखी इसीलिए थी। ओके, फतवा आपको चाहिए हो आप ले लीजिए, मेडिकल एडवाइस आपको चाहिए हो वो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको सियासी कोई वो चाहिए वो ले लीजिए, रिलेशनशिप से कोई मसला हो, सारे हल आपको सारे मिलेंगे इंशाल्लाह। 70 साल सन्यासी बाबा हैं। ओके, उम्र 20 साल है, बाकी 50 साल अब्बा का तजुर्बा है। ओके, हिप्नोसिस मेरे भाई मुख्तसरन एक जहन की ऐसी कैफियत का नाम है जो आप और मैं हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। ये जहन की वो कैफियत है जिसके अंदर कही जाने वाली बात का असर सुनने वालों के ऊपर कई गुना ज़्यादा और बढ़ चढ़ कर होता है। ये जहन की वो कैफियत है जिसमें इंसान बग़ैर क्रिटिकल थिंकिंग के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके,
बिल्कुल मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में आपकी हर वो चीज़ जिसको आपने बग़ैर सवाल किए एक्सेप्ट किया है वो हिप्नोटिक है। मसलन किसी ने आपसे कहा तुम कुछ नहीं कर सकते और आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, या किसी ने आपसे कहा तुम तो बहुत ही समझदार हो एंड आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके, दैट इज़ व्हाट हिप्नोसिस इज़। हिप्नोसिस इज़ नथिंग बट सिंपल कम्युनिकेशन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जब बाज़ार में कहीं हो और प्यास लगे, ख्याल आता है कुछ पीने का, आप दुकान पे जाते हैं और जाकर कहते हैं यार पेप्सी निकाल दे देना, क्या कितने लोग हैं? कैन आई सी शो ऑफ हैंड्स? ओके, व्हाई डज दिस हैपन? आप जाते हैं दुकान के ऊपर जाते हैं, आपने इट्स लाइक साबुन लेना है, आप जाते हो जाके ठक सेफगार्ड या लक्स आप उठाते हैं, क्यों? You've been hypnotized. Do you realize that? अच्छा, इस मुल्क में कोई है जो पेप्सी को नहीं जानता हो? बूढ़ा, बच्चा, जवान, मर्द, औरत, ज़नख़ा, ओके, जिसको पेप्सी के बारे में नहीं पता हो? वो भी पी कर आया वो पेप्सी पहले से। वो बाहर रहेंगे, दिल मांगे और अम्मा, ओके ना, क्यों? इसके बावजूद पेप्सी वाले रोज़ाना अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हर चैनल पे, हर मैगजीन में, हर रोड पे आपको पेप्सी के एड्स नज़र आते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? एक दिन अगर ना करें, करोड़ों रुपए की बचा लें अपने, तो क्या मर जाएगा उनका नाम? Repetition, 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 repetition is hypnotic. Anything repeated long enough, your brain starts accepting it as true. तो आप जो कुछ टेलीविज़न के ऊपर ड्रामे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग फेसबुक के ऊपर देखते हैं, लोग शेयर कर रहे होते हैं, आप अगर गौर करें तो बेशुमार लोग उन चीज़ों को बड़ी इजीली फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट टेलीविज़न के ज़रिए, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के ज़रिए आप, मैं, हमारे घर वाले जो टीवी देखते हैं, वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर हमारी वैल्यूज़ में जो शिफ्ट आया है वो सब हिप्नोटिक चीज़ों के रिज़ल्ट्स हैं। ओके, वो किसी भी डायरेक्शन में आ रहा हो। इलेक्शन कैंपेन से पहले जब चल रही थी अभी चंद माह पहले, तो आपने देखा था किस तरह सियासी उनके एड्स आया करते थे कि जज्बाती किस्म के इमोशनल आपको अपील दिखाई जा रही हूँ, मैं तो इन्हीं को जाके दूंगा, भूलना नहीं मेरी बहनों माओ। ओके, बिकॉज इंसान जो है उसके जहन के दो हिस्से हैं, एक इंसान का शऊर और एक इंसान का होता है लाशऊर। ओके, इंसान का जो शऊरी जहन है और लाशऊर, इसको समझने के लिए खाली आपको बता रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर में एक रैम है और एक हार्ड डिस्क है, ठीक है? आपकी जो कंप्यूटर की रैम है, जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो आपका जो डेटा है वो रैम में होता है। जब आपने कंप्यूटर बंद किया तो जो कुछ रैम में था वो, मगर जो हार्ड डिस्क में डेटा सेव किया हुआ है वो आप अगर उसको साल भर, 2 साल आपने कोई फाइल उसमें डाली थी, 5 साल के बाद भी आप उसे एक्सेस करते हैं, फाइल एज इट इज़ अपनी जगह पे, एक डॉट इधर से उधर नहीं हुआ होता, ठीक है? सो जो अनकॉन्शियस जिसे हम कह रहे हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट कि आपकी जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, ठीक है? सो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसके चंद फंक्शंस होते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड का पहली चीज़ ये कि अनकॉन्शियस माइंड रियल और आर्टिफिशियल में फ़र्क नहीं करता, इसका काम रिस्पॉन्ड करना होता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड चीज़ों को देखता है और रिस्पॉन्ड करता है। अनकॉन्शियस माइंड इमोशंस के ऊपर चलता है, इसको इमोशंस अपील करते हैं, ये लॉजिक पे नहीं चलता। आप में से कितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए जो कि ये बिलीव करते हैं, जो ये समझते हैं या जानते हैं कि वो बड़े लॉजिकल रैशनल लोग हैं? कैन आई सी शो ऑफ हैंड्स? कितने लॉजिकल एनालिटिकल लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं एनालिटिकल माइंड वाले? बस एक? ये क्या बात है रियान भाई, एक बंदा आपने रखा है एनालिटिकल माइंड का, वो कौन है? सर बाहर आओ।
ओके कितनी बार ऐसा होता है कि टीवी के ऊपर कोई आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इवन फेसबुक पे लोग छोटा सा कोई ऐड शेयर करते हैं, ओके या किसी फिल्म का कोई सीन देखते हैं। आजकल मैं देख रहा था कि आप लोगों ने एक और भी ट्रेंड निकाला हुआ है, मूवीज़ से क्या लर्निंग हासिल हो रही है, अल्लाह रहम करे वैसे। ओके, डू यू पीपल थिंक बाय द वे व्हाट यू आर डूइंग, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या आएंगे, और यू जस्ट डू इट? एक आइडिया जहन में, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इट्स टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग, आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट थिंकिंग इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। एनीवे, सो जो इंसान का अनकॉन्शियस माइंड होता है, जब आप टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई जज्बाती सीन आता है, जज्बाती होते हैं ओके, रोना आ जाता है हाँ होता है। कितनी बार ऐसा होता है टीवी पे, अरे यार सब एक्टिंग है, कोई नहीं मार रहे, सब बेवकूफ़ी बना रहे, पैसे लेके एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, कर दे कोई। हैव यू एवर हर्ड दिस? सुना है कभी कोई बोल रहा हूँ ऐसे? What do people really do? टाइटैनिक डूब गया, okay? Right? क्यों? Because इंसान कितना भी रैशनल, कितना भी लॉजिकल, कितना भी इस अपने आप को एनालिटिकल समझता हो, बेसिकली वी आर ऑल इमोशनल. वी एक्ट, वी डिसाइड, वी रिस्पॉन्ड टू इमोशंस. दिस इज द रीजन आपको एडवर्टीजमेंट्स के अंदर भी सारी इमोशनल अपील्स दी जाती हैं. दिस इज द रीजन पॉलिटिशियंस as well as religious speakers talk to your emotional level. वो स्पीकर्स जिनके आप सुन के धाड़े मारकर रोते हुए लोगों को देखते हैं, गौर कीजिएगा उनका जितना कंटेंट होगा, दे कॉन्स्टेंटली अटैक टू योर इमोशनल लेवल, दे स्पीक टू योर इमोशनल लेवल. डू यू अंडरस्टैंड? गौर कर लीजिएगा, चाहे वो सियासत हो, चाहे मजहब के हों, that's they do. They may not be doing it consciously, let me tell you this. Because unconscious mind जो इंसान का, वो इमोशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, इसको चीज़ों की रिपीटिशन की ज़रूरत होती है. जब कोई चीज़ रिपीटिटिवली आती रहती है, वो चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है. हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, ये हमारे सारी मेमोरीज को स्टोर करता है. सो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने किसी पुराने दोस्त को देखा बहुत अरसे के बाद, और अचानक से सारी मेमोरीज रिकॉल होना शुरू हो गई, इससे कब मुलाकात हुई थी, कहाँ मुलाकात हुई थी, कहाँ रहते थे, बचपन के वाक़यात, चीज़ें, बिकॉज वो चीज़ें आपके जहन में अनकॉन्शियस लेवल पे स्टोर हैं. आप कोई गाना सुनते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई तिलावत सुनते हैं, कोई स्मेल सूंघते हैं, कोई खाने की स्मेल सूंघते हैं. इट कुड बी एनीथिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द 5 सेंसेस. जो इस इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, अनकॉन्शियस माइंड उसको इंस्टेंटली सप्लाई कर देता है. ओके, अनकॉन्शियस माइंड हमारी जो नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, हमारे जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को होल्ड करके रखता है. ओके, हिप्नोसिस अनकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करने का एक इंतहाई इफेक्टिव तरीका है. हिप्नोसिस के ज़रिए आप इंसान के अनकॉन्शियस माइंड से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं. अलबत्ता इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी को हिप्नोटाइज़ करके उससे जो चाहें करवा सकें. अगर ऐसा होता तो आज सुपरटेक का CEO कामरान सुल्तान होता, रेहान अल्लाह वाला ना होते. डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज अगर आप किसी को हिप्नोटाइज़ करके कुछ भी करवा सकते, so think of it. Okay, who's the richest man in the world today? He's the first one up. Okay, whoever. Okay, but the point is this. कभी सुना है कि who is the most successful hypnotist in the world? सुना है? कभी सुना है कि वो जी हिप्नोटाइज करके वो किसी कंपनी का हेड बना हो, किसी शहर का गवर्नर लगा हो? ओके, या अगर इतना कुछ होता कि किसी को भी हिप्नोटाइज करके कोई शख्स कुछ भी करा सकता होता, तो वो बेचारे जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, होटलों में, कसिनोज में शोज़ कर रहे होते आपके ख्याल से?
सोचिए। ओके, मिल्टन एरिक्सन जो था, ही वॉज द बेस्ट हिप्नोटिस्ट। मिल्टन एरिक्सन वॉज फेमस एज ए स्टोरी टेलर। मिल्टन एरिक्सन की क्वालिटी ये थी कि जब लोग उसके पास आते तो वो उनके साथ बहुत सारी इधर उधर की बातें करता। वो लोग ये सोचते कि अरे इधर उधर की बातें कर रहा है, या फिर लाइक बात पॉइंट पे कब आएगा। ओनली टू फाइंड कि आप जिस प्रॉब्लम के लिए गए थे वो प्रॉब्लम ऑलरेडी ओके। रिचर्ड बैंडलर, जॉन रिंडर ने जब उसको स्टडी किया, दे फाउंड कि मिल्टन जो है वो लैंग्वेज को एक ख़ास, एक मखसूस अंदाज, एक मखसूस पैराए में यूज़ करता है, और वो उस ख़ास अंदाज के ज़रिए लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इंसान के लाशऊर के साथ कम्युनिकेट करता रहता है। वो लोगों को पेंडुलम दिखा के हिप्नोटाइज नहीं करता, तुम सो रहे हो, ओके, तुम्हें नींद आ रही है। ओके, 3 घंटे तक जब आप किसी के आगे ऐसे अगर करते रहें तो उसको नींद आ ही जाएगी। ओके, बट मिल्टन एरिक्सन जब किसी के साथ कर रहा था, ही वॉज जस्ट स्पीकिंग। इनफैक्ट मिल्टन एरिक्सन की एक बुक है, he was a really good storyteller and he used to tell lots of stories. So उसकी जो स्टोरीज के बारे में किताब है, उसकी एक स्टूडेंट है सिडनी रोजन, उसने उसकी किताब लिखी है। उस किताब के का जो टाइटल है टीचिंग टेल्स ऑफ मिल्टन एरिक्सन, माई वॉइस विल गो विद यू। माई वॉइस विल गो विद यू, ये मिल्टन एरिक्सन की एक बुक है। इट्स अ वेरी गुड बुक। सो मिल्टन एरिक्सन जो था, जब उसको स्टडी किया तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन रिंडर ने 2 किताबें मज़ीद लिखी, जिनका नाम उन्होंने रखा पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एरिक्सन, जिसमें उन्होंने मिल्टन एरिक्सन की लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के जो तरीक़े हैं वो तरीक़े महफूज किए। और ये 4 किताबें, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 1 and 2, उसके पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एरिक्सन वॉल्यूम 1 and 2, ये 4 किताबें बुनियाद बनी जिसको आज हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। बिकॉज उन्होंने देखा ये कि वर्जीनिया सैटर प्रिसिशन की तरफ जाती थी, जबकि मिल्टन एरिक्सन वेगनेस की तरफ। और सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि दोनों आइडेंटिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक आदमी वेस्ट की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है? So Richard Bandler says, being a mathematician, I had this question: there has to be a least common denominator. There has to be some common ways in which they are operating. And what they found was that there are many things which they are doing, जो कि उनके अंदर similarities या commonalities हैं। उन commonalities को रिचर्ड बैंडलर, जॉन रिंडर ने एक सिस्टमैटिक मॉडल में रखा, और उस सिस्टमैटिक मॉडल का नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पड़ा। ओके, सो NLP का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुख्तसरन ये है। NLP के कई फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं। हर साइंस के कुछ उसूल होते हैं, कुछ उसूलों के तहत काम करती है, और इन प्रिंसिपल्स को हम NLP की प्रीसपोजिशंस या NLP का बिलीफ सिस्टम कहते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सच है या झूठ है। NLP के जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स में से किसी भी प्रिंसिपल को मैं आपको गलत साबित करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हमारा मकसद उसको सही या गलत साबित करना नहीं है। टू बी इफेक्टिव इन NLP वी एक्ट एज इफ इट इज़ ट्रू। ठीक है? सो NLP का जो सबसे पहला बुनियादी उसूल है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, वो ये है कि किसी जगह का नक्शा वो जगह नहीं होती। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, परसेप्शन रियलिटी नहीं होती। परसेप्शन रियलिटी नहीं होती, लेकिन हमारा जितना रवैया है, हमारा जितना बिहेवियर है, वो हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फ़र्क उससे पड़ता है कि हम क्या समझ रहे हैं क्या हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये टेबल रखी हुई देखी। अब मैंने समझा कि ये टेबल इसलिए रखी है ताकि जब मैं यहाँ से खड़ा हूँ तो मैं पैर इससे झोल खा के और नीचे गिर जाऊँ। तो लिहाजा रखने वाले ने मुझसे दुश्मनी करके यहाँ पे रखी है। ये एक परसेप्शन है। अगर मैं इस परसेप्शन को एक्सेप्ट करता हूँ तो, और मेरे ख्याल में कि ये ज़रूर मोहसिन की हरकत है,
ओके क्यों? क्योंकि मोहसिन जलता है मुझसे, सीधी सी बात है। क्योंकि मोहसिन मुझसे जलता है और वो मुझे तकलीफ देना चाहता है, उसने रखी ताकि मैं सबके सामने गिरूं। ये बोर्ड भी इसने यहाँ रखवाया था ताकि मेरे हाथ पे चोट लगे। पहले इसने मुझे बुलवाया, इतने लोगों के सामने बिठाकर मुझे बेवकूफ़ बनवाए, उसके बाद इसने यहाँ बोर्ड रखवाया ताकि मेरा हाथ लग के इस पे चोट लगे। ये जानता था मुझे कि मैं हाथ हिलाऊंगा और चोट लगेगी। ठीक है, अब ये एक परसेप्शन है, ये एक परसेप्शन है। इस परसेप्शन को अगर मैंने एक्सेप्ट किया, मेरा जो रवैया होगा मोहसिन के साथ, विद ऑल गुड इंटेंशंस मोहसिन मेरे पास आता है, मगर क्योंकि मैंने ये परसेप्शन एक्सेप्ट की हुई है, तो मैं मोहसिन के साथ कैसे ट्रीट करूंगा? मेरा रिलेशनशिप मोहसिन के साथ कैसा होगा? ओके और दूसरी तरफ अगर मैं सोचूंगी मोहसिन देखो कितना मेरा ख्याल रखता है, इसने अपने ऑफिस में सारे लोगों को इकट्ठा किया, सबको अपना काम वाम उनका रोका, रेहान भाई को उसने कन्वेंस किया कि जी ये प्रोग्राम हमें करवाना है, ओके, और उसने सबको इकट्ठा करके और मुझे यहाँ बुलाया और मेरे सामने लाके टेबल रखी, इसके ऊपर चाय भी आएगी। ओके देखो कितना ख्याल रखता है मोहसिन मेरा। ओके नाउ ये भी एक परसेप्शन हो सकती है। एक ये भी परसेप्शन हो सकती है कि मोहसिन को पता है कि मुझे शुगर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है बट मोहसिन ने इसके अंदर चीनी डलवाई है ताकि मेरी शुगर हाई हो जाए। ओके और मोहसिन ने चीनी नहीं डलवाई है ताकि मेरी शुगर लो हो जाए। निकालना है मोहसिन से ना। सो हमारी जो परसेप्शन है वो हकीकत नहीं होती, हमारी परसेप्शन हकीकत नहीं होती है, मगर हमारे जितने रवैये होते हैं वो हमारी परसेप्शन पे बेस करते हैं। सो मैं इस बात को इस तरह से कहता हूं कि हम सब लोग अपनी परसेप्शन की जेल में रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को भी समझते हैं, जिस चीज़ को भी अच्छा बुरा सही गलत जानते हैं, समझते हैं, हम उसको अपनी परसेप्शंस की बेसिस पर जानते हैं और चीज़ों को हम अपनी परसेप्शंस की बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी परसेप्शंस को तब्दील कर दें तो हमारे रवैये तब्दील हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि चीज़ें मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी परसेप्शन, और मैं ये जानता हूं परसेप्शन हकीकत नहीं है। जो परसेप्शन है ये कम से कम 3 प्रोसेसेस से होकर निकली है। क्या? डिस्टॉर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन। ठीक है, मोहसिन के किसी अमल को, मोहसिन की किसी बात को मैंने डिस्टॉर्ट किया पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, मोहसिन की किसी चीज को मैंने डिलीट किया पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके किसी बिहेवियर को मैंने जनरलाइज किया जिसकी बेसिस पे मैंने समझा कि मोहसिन मेरा छोटा भाई है या मोहसिन मेरा दुश्मन है। यू अंडरस्टैंड? ओके, मोहसिन मेरा छोटा भाई है। ओके, सो इट्स जस्ट कि हमारी जो परसेप्शन है, हमारा तमाम रवैया, तमाम बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है। सही है? एनी क्वेश्चन सो फार? प्लीज़ आप लोग चाय ले लें, मगरिब का टाइम भी हो जाएगा। विल टेक अ ब्रेक इन दैट, एट दैट टाइम इंशाल्लाह आपकी चाय भी ठंडी हो जाएगी। जी जी, पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एच एरिक्सन। उसकी बेसिस एरिक्सोनियन, मिल्टन एरिक्सन की को जो मॉडल किया गया था, तो मिल्टन एरिक्सन से जो मॉडलिंग के रिजल्ट में जो किताब लिखी गई थी वो है। ये 2 किताबें, ये 4 किताबें, पैटर्न्स 1 और 2, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक जो है वो मैजिक 1 और 2 कहलाती है, और पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एच एरिक्सन वॉल्यूम 1 और 2 ये जी हिप्नोसिस, हिप्नोसिस, वेग, आर्टफुली वेग कम्युनिकेशन। NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर हम इन 4 किताबों के मटेरियल को कवर करते हैं। यानी कि प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर आप जो इसका प्रिसिशन कम्युनिकेशन मॉडल है ये भी आप सीखते हैं,
और जो इसका हिप्नोटिक लैंग्वेज का मॉडल है ये भी आप सीखते हैं। जज़ाकल्लाह सर, मैं ले लूँगा, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। एक रियलाइजेशन मतलब किसी चीज़ों को बता के उसको रियलाइज एहसास करवा के फिर उसको सोच विचार करना आफ्टर दैट हम उसको रीड कर। नॉट एग्जैक्टली, अलबत्ता अगर आप यूँ कहें कि NLP आपकी अवेयरनेस को इन्हांस करती है कि आप एक ज़िंदगी जो है ज़्यादा शऊर के साथ गुजार सकते हैं, एक अवेयरनेस के साथ गुजार सकते हैं। ओके देखो, जब हम बात करते हैं ना लाशऊर की, एक जानवर में भी लाशऊर होता है। हर वो काम जो कोई भी इंसान कर रहा है लाशऊरी तौर पे हर जानवर कर रहा होता है। खाना आप में खाते हैं, जानवर खाते हैं खाना। सांस लेते हैं, जानवर लेते हैं। ओके, बाकी जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं हम अपने तौर पे पूरी करते हैं, जानवर करते हैं। ओके, आप सुबह ऑफिस से निकलकर घर से निकलकर ऑफिस आते हैं, चूंटी आप देखते हैं खोल से निकलकर अपने रिस्क की तलाश में जाती है, चिड़िया अपनी रिस्क की तलाश में जाती है। ठीक है, सो हर वो काम जो मैं और आप कर रहे हैं वो सारे कर रहे हैं। सो आपको मुझको जानवर से मुमताज़ क्या चीज़ करती है? शऊर। ओके, इट्स लाइक ये नहीं जो जैसे चाहो जियो, एब्सोल्युटली नॉट। शऊर के साथ जियो। जैसे चाहो जियो तो जानवरों का काम है, जानवर जैसे चाहते जीते हैं। शऊर के साथ जियो, जो जो काम करो उसको शऊर के साथ करो, तुम्हें जवाब देना है। अल्टीमेटली आपको जवाब देना है। अगर आप फर्ज करो कोई कहता है जी मुझे मर के मट्टी में खाक हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं देना, आपने दुनिया में तो जवाब देना ही होगा मेरे भाई। ये किसने कह दिया आपको जवाब? आपको दुनिया में भी जवाब देना होगा, आपने आखिरत में तो देना ही है। अगर आप कोई शख्स किसी भी वजह से उस बिलीफ को डिनाई करता है, क्योंकि आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे एक हदीस याद आती है जब मैं ये चीज़ देखता हूँ। आपने सुना होगा हदीस का मफहूम है कि क़यामत से पहले एक शख्स जो है वो सुबह में मुसलमान होगा और शाम में काफिर होगा। ओके, शाम में मुसलमान होगा और सुबह में काफिर होगा। आजकल बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम देखें, और क्योंकि हमारे साथ एक जो चीज़ होती है कि हमारे पास बेसिक सॉलिड नहीं है ना, हमारे अपनी दीन के जो बेसिक्स हैं वो हमारे पास सॉलिड नहीं है। एज ए रिज़ल्ट हमारे लिए गुमराह होना बड़ा आसान है। हम अंग्रेज़ से बड़ी जल्दी मुतासर होते हैं। हम अंग्रेज़ की टेक्नोलॉजी से, अंग्रेज़ की बातों से, अंग्रेज़ के आइडिया से बहुत जल्दी मुतासर होते हैं। और उसकी मुतासर होने की वजह ये बिकॉज हमें इंटरनली हम क्या हैं, क्या कुछ हमारे पास है, हमने उसको छोड़ा हुआ है, हमें उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। वी आर द बेस्ट ऑफ द नेशन, उम्मा, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमने छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, हमारे एक टीचर थे, मैं IBA में था, तो मेरे एक टीचर थे, वो ये बात कहते थे कि जब चाय है ना, इस चाय को देख मुझे याद आया कि गोरे ने क्या काम किया। गोरे ने काम ये किया, उस ज़माने में KFC नया नया यहाँ आया था। हमारे वो टीचर कहते थे ये हमें मुर्गी खिलाएंगे तल के। ओके, गोरे ने काम ये किया कि वो यहाँ आया बांग्लादेश में, उसने हमारे यहाँ से, एशिया से चाय के पत्ते तोड़े, वहाँ लेकर गया, उसके ऊपर उसने मोहर लगाई लिप्टन की, उसको किया पैक। और आज हम जब जाते हैं दुकान पे तो हम कहते हैं लिप्टन वाली देना। ओके, सो हमारे यहाँ से हर वो चीज़ जो वहाँ पे गई और वो जब वहाँ से मोहर लग के आती है तो हम उसको बड़ी खूबसूरती से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो चीज़ हमारे पास हमें मिली, हमने उसको ना जाना, ना परखा, ना समझा। हमने उसको एक ख़ास तबके, ख़ास मिजाज के लोगों तक उसको समझा कि ये उनका, मेरा प्रोफेशन तो जी ये है, मेरा प्रोफेशन तो NLP की ट्रेनिंग है। ओके, मेरा प्रोफेशन तो मेडिसिन है, मेरा प्रोफेशन तो ये है। सो मैं अपने प्रोफेशन तक महदूद रह गया। सो उस वजह से हमने वो तमाम चीज़ें जो हमें दी हुई थी हमने उनको छोड़ दिया। मैं क्योंकि अभी वक्त महदूद है इस वजह से उसमें नहीं, लेकिन जब मैं NLP की ट्रेनिंग बेसिक टू मोस्ट एडवांस्ड चीज़ें NLP के अंदर जो है, आई कैन शो यू हमारे यहाँ दीन में कहाँ मौजूद है। हिप्नोसिस की अभी मैं बात कर रहा था ना, आई कैन शो यू हिप्नोसिस हमारे यहाँ कितनी जगह पे बेशुमार यूज़ हुआ है। सॉरी,
कब होगा हिप्नोसिस का प्रोग्राम? मैं फ्राइडे को लाहौर जा रहा हूँ करने, आ जाऊँ। सर आपने तीन टर्म यूज़ की, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन और ओमिशन, और मैं पूछूंगा कि एनएलपी टूल हम इसको बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको जी हाँ, मैं आपको एक बहुत ही ख़तरनाक बात बताता हूँ। चलो, एनएलपी का एक बहुत बड़ा क्लेम है, ओके, और वो क्लेम ये है कि आप एनएलपी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। बिग क्लेम नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि जी आप अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्लेम नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? ओके, अब ये जगह मुख्तसर है तो लिहाजा मैं इसको मुख्तसर करके बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो बोर्ड है वो खासा बड़ा है तो मुझे उसके ऊपर लिखने की आदत है। देखो, हम जो भी कुछ काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू गेट? एट द एंड ऑफ द डे यू गेट सम, ठीक है। नाउ ये रिजल्ट्स जो है, ये चाहे डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो, दे आर स्टिल रिजल्ट्स। सही है। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, वो प्रोजेक्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हो गया, या जो आप एक्सपेक्ट एब्सोल्युटली नहीं कर रहे थे या नहीं चाह रहे थे वो हो गया। इन आइदर केस यू गेट सम रिजल्ट्स। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो नहीं को, निगेशन को प्रोसेस नहीं करता। नहीं का जो लफ्ज़ है वो अनकॉन्शियस में, इंसान के लाशऊर में प्रोसेस नहीं होता। मसलन अगर मैं आपसे बोलूं कि समंदर के बारे में नहीं सोचिए, धुआं तो तसव्वुर भी मत कीजिएगा। ओके, और कोई शख्स यहाँ पर इस दीवार पे सेब तसव्वुर ना करे, वो जो एप्पल का होता है ना, कोई यहाँ पे तसव्वुर नहीं करना दीवार पे बना हुआ। क्या हो रहा है? राइट, मैं कह रहा हूँ नहीं करना, बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जो है वो प्रोसेस नहीं होता। ओके, इसी वजह से आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड का जो दूसरा एक और काम जो करता है वो ये करता है कि इंसान की जो तवज्जो, जिस डायरेक्शन में इंसान अपने अनकॉन्शियस को फोकस करता है, इंसान की तमाम तवानाइयाँ, उसकी एनर्जीज उस डायरेक्शन में फ़्लो होना शुरू हो जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट उसके जो बिहेवियर, उसके जो एक्शंस होते हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को, जिस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है, वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लगती हैं, उसको एक्सपीरियंस होने लगती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं यार मैं जितना चाहता था फ़लानी चीज़ ना हो, उतना ही ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। वो क्या कह रहे हैं दरअसल, उसकी लैंग्वेज में एक और चीज़। अब मैं पिछले कई साल से आई एम स्टडिंग ह्यूमंस, दैट्स माय पैशन, आई लव ह्यूमंस। सो इंसानों के मैं एक कोर्स के ऊपर अपने काम कर रहा हूँ। उस कोर्स का जो बेसिक टाइटल है, एक आइडिया मेरे जहन में आया कई साल पहले, वो ये था कि मिसाल के तौर पे ये कप है, तो क्या मैं इस कप को देखकर जिस डाई से ये कप बना है उस डाई को समझ सकता हूँ? मेरे सामने तो ये कप है, बट आई वॉन्ट टू स्टडी द डाई जिसके ज़रिए ये कप आया है। ओके, सो मेरे सामने I have like Rehan Allah wala, but by seeing Rehan Allah wala, can I know रेहान के फादर कैसे होंगे? किस किस्म का बाप होने की ज़रूरत है टू हैव अ सन लाइक रेहान? किस तरह की माँ होने की ज़रूरत है टू हैव अ सन लाइक रेहान? किस तरह की बीवी होने की ज़रूरत है टू हैव अ हस्बैंड लाइक रेहान? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, एंड आई कॉल दिस, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, आई कॉल स्टडी ऑफ मोल्ड्स, और मैं इसके ऊपर एक कोर्स है मेरा, इंशाल्लाह आई लॉन्च दैट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर। किसमें? इट्स अबाउट सीइंग थ्रू पर्सनैलिटीज़। ओके, सीइंग थ्रू पर्सनैलिटीज़ बेसिकली। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके जी, इट्स लाइक एक भाई को मैं देख कर, व्हाट कैन आई टेल हिम अबाउट हिज फादर फॉर एग्जाम्पल, एंड आई डोंट नो हिज नेम, बट व्हाट कैन आई टेल अबाउट हिज फादर फॉर एग्जाम्पल? ओके, that's one of the things which I do. So anyway, results, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे आपको you get some results. ठीक है, अब ये जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, ये दुनिया क्या है? दारुल। तो आपको रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? आपके एक्शंस के ऊपर।
ठीक है। हमारे जो एक्शंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर, हमारी जहन की कैफियत। या मूड, माइंडसेट, स्टेट ऑफ माइंड, वट एवर यू कॉल इट। NLP में यूज़ द वर्ड स्टेट ऑफ माइंड, आसान लफ्ज़ों में जैसे मूड कहते हैं। ओके हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारे एक्शंस डिफरेंट होते हैं। हमारा मूड अगर अच्छा हो, हमें चाय के साथ समोसे भी मिल गए, हमें फील रियली गुड। आपको याद कर रहे थे यार आपकी गाड़ी पंक्चर हो, अच्छा पंक्चर कोई मसला नहीं यार, भी जाके लगा लेंगे, ओके फीलिंग गुड। और अगर फर्ज करो कि मूड ख़राब हो, चाय मिली वो भी ठंडी हो गई बातों में, ओके सब तो खुद खा भी जो कि हमारी चाय ठंडी मिली, ओके समोसे भी सबने खा लिए, हम बातों में रह गए यार हमारे समोसे भी ठंडे मिले। अब कोई आगे कहता है गाड़ी में यार मुझे पता था यहाँ पे, मैं पहले ही नहीं आना चाह रहा था। Do you understand? Okay, it's just state of mind determines the actions. ठीक है ना। ये जो एक्शंस, हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। ओके उसमें से एक चीज़ है कि आप अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी बॉडी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। विलियम जेम्स, who's considered father of modern psychology, back in 1890 he wrote the book called Psychology. उसको अपनी किताब में लिखता है emotions follow actions. अगर आप अपने इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं, चेंज योर एक्शंस। इफ यू वांट टू चेंज योर इमोशंस, चेंज योर एक्शंस।